ये कहानी है मथुरा के लल्लन की। लल्लन एक बड़ी सी कंपनी में ठेकेदार का काम किया करता था। लल्लन होशियार और चालाक था और अपनी बीवी सोमलता के साथ रहता था। टिफिन दे दो, मुझे काम के लिए बहुत देर हो रही है। मैं कब काम पर जाऊंगा? अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी मेरी। ओफो, दे रही हूँ। मेरे कोई 4-5 हाथ थोड़ी ना है जो मैं नहीं दूंगी। ये लो, लेकर जाओ, ठूस ठूस कर खा लेना। मैं इसलिए कहती हूँ कि नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ कारोबार करो, लेकिन आप हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। धंधे का कोई ठिकाना नहीं होता। नौकरी अच्छी है, कम से कम एक किस्म का तनख्वाह तो जेब में आ रहा है ना। अब मैं क्या कहूँ, जैसा आपको ठीक लगे। लल्लन अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ यहाँ पर कैसे? क्या हो गया आखिर? जाकर देखता हूँ। लल्लन वहाँ जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ एक बोर्ड टंगा हुआ है। कंपनी घाटे में जाने की वजह से सबको नौकरी से निकाला जा रहा है। यानी कि हम सबको नौकरी से निकाला जा चुका है। हाय हाय, मेरी बेगम बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे खानदान का क्या होगा? बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कुछ किए ये कैसे हमें नौकरी से निकाल सकते हैं? पिछले कई सालों से हम कंपनी में काम कर रहे हैं। नौकरी से निकाले जाने की फिक्र में लल्लन अपने घर बेहद उदास होकर आता है। लल्लन को उदास देख उसकी बीवी उससे कहती है, आप बेहद परेशान लग रहे हैं। मसला क्या है? और ये क्या, टिफिन भी वैसी की वैसी ही है, इससे भी आपने नहीं खाया? सुबह तुम मजाक कर रही थी, वही बात सच हो गई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या कहा आपने? आखिर ये कैसे मुमकिन है? इतने सालों से आप वहाँ काम कर रहे हैं और ये अचानक नौकरी से निकाल देना, ये तो बेहद गलत है। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? जो काम आप कर रहे थे ये और कहीं भी नहीं है। हमें ही कोई और दूसरा रास्ता निकालना होगा। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। क्यों ना तब तक हम धंधा कर ले, समोसा बेचने का। तुम समोसा बेहद अच्छा और लजीज बनाती हो। ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। हम ऐसा ही करेंगे। मैं समोसा बनाऊंगी और आप गांव-गांव जाकर उस समोसे को बेचना। सोमलता और लल्लन दोनों ही समोसा बनाने का काम करने लगते हैं। सोमलता अपने हाथों से समोसा बनाने लगी और लल्लन उन्हें एक बड़े से ठेले पर रखकर और बेचने के लिए निकल पड़ा। आज हमारा पहला दिन है। मालिक से दुआ करना कि सब कुछ अच्छा ही हो। आप उसकी फिक्र मत करिए, सब अच्छा ही होगा। लल्लन अपने कस्बे से दूसरे कस्बे जाकर समोसे बेचने लगा। समोसा, गरम गरम समोसा, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए वो पछताए। अरे अरे वो देखो, लगता है नया समोसे वाला आया है। चलो जाकर खाकर देखते हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है। चलो आज तो पेट भर के खाऊंगा। और आज के समोसे के पैसे मैं दूंगी। हाँ, ये समोसे मेरी तरफ से। मुझे जो नौकरी मिली है ना, उसी की पार्टी। लल्लन के पास लोगों की भीड़ उभर आई। देखते ही देखते उसके सारे समोसे पहले ही दिन के कुछ ही घंटों में खत्म हो गए। लल्लन बड़ा खुश था, लेकिन दूसरी ओर बाकी समोसे और फरसान के कारोबारियों का नुकसान होने लगा। तब सोमनाथ और नितिन एक दूसरे से कहने लगे, इस समोसे वाले के वजह से आज मेरा एक भी समोसा नहीं बिका है। पूरे पैसे बर्बाद। तुम्हारे तो समोसे हैं, मेरी तो पूरी दुकान फरसान की है। ये अचानक आया कैसे हमारे धंधे पर ठप लगाने के लिए? सोमलता, सुनती हो? कहाँ हो तुम? बड़े खुश नजर आ रहे हैं जी। क्या बात हो गई? ये देखो, ये रुपए। हमारे सारे समोसे केवल 2 घंटे में ही बिक गए। सच कहा था तुमने। अगर नौकरी करता तो इतने पैसों में महीने भर में भी नहीं कमा पाता। अब कल तो मुझे ज्यादा समोसे बना कर देना, मैं उन्हें भी बेच दूंगा। आमदनी ही आमदनी होगी। जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं और ज्यादा और लाजवाब समोसे बना कर दूंगी। सारे पैसे लल्लन ने सोमलता को दे दिए। अगले दिन के लिए सोमलता ने कई सारे समोसे बनाए और उन्हें लिए लल्लन दोबारा उसी कस्बे में बेचने निकल पड़ा और वहाँ ठेला लगाकर बेचने लगा। ऐसे ही लल्लन को कुछ दिन हो गए समोसा बेचते हुए। तब नितिन और सोमनाथ ने तय किया
इस लल्लन का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास नशीली दवाई है, उसके समोसे में यही मिला दो। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जाकर उससे बात करूंगा। इतने में तुम उन समोसे में दवाइयाँ मिला देना। सोमनाथ और नितिन उसके दुकान के पास जाते हैं। तब सोमनाथ लल्लन का ध्यान भटकाता है। अरे लल्लन भाई, वो देखो, वहाँ उस गरीब कुमार के यहाँ मिट्टी के सामान उठाने हैं। तुम चलोगे? सिर्फ मुझसे नहीं होगा, बड़ा वजन है। अरे सोमनाथ भाई, ये भी कोई कहने की बात है। चलो, कुमार चाचा की उम्र भी तो हो गई है। सोमनाथ लल्लन को लेकर कुमार चाचा के घर चला गया। मौका मिलते ही नितिन ने उसके समोसे में नशीली दवा मिला दी। दूसरी तरफ लल्लन वहाँ जाकर देखता है कि सोमनाथ उसके साथ है ही नहीं। तब वो कुमार चाचा से कहता है, चाचा क्या हाल चाल? मैंने सुना है कि कोई बहुत भारी चीज उठानी है। इस बूढ़े की दुकान में क्या भारी होगा बेटा, तुम्हें किसी ने बुद्धू बनाया है। हो सकता है सोमनाथ भाईजान का मजाक हो, लेकिन आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? तब उस चाचा ने अपना हाल बताया और कहने लगा, पिछले कई दिनों से कर्ज का मारा हूँ। मैंने खाना भी पिछले हफ्ते खाया है। ये भी कोई कहने की बात है चाचा? ये लीजिए कुछ रुपए, जब आपके पास आ जाए तब मुझे वापस लौटा दीजिएगा। एक वक्त मैं भी आप ही की तरह परेशान था, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लल्लन उस बूढ़े चाचा को पैसे देकर जा ही रहा था कि उन्होंने उससे कहा, जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि ये सोमनाथ और नितिन ने तुम्हारे समोसे में नशीली दवाई मिलाई है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बता दिया। नशीली दवाएं? आखिर क्यों? ताकि तुम्हारा धंधा चौपट हो जाए। चाचा ने उसे सारी बातें बताई और कहने लगे, तुम्हें एक तोहफा मेरी तरफ से, ये रखी हुई मिट्टी को ले जाओ। इस मिट्टी में ऐसा क्या है चाचा? देखो तो ये मामूली मिट्टी है। तुम्हें इस मिट्टी के आग पर समोसा पकाना है, जमीन में गाड़कर। और देखना, तुम जो भी समोसा बनाओगे वो जादुई बनेंगे। जब मिट्टी खत्म हो जाए तो दोबारा लेने आ जाना। मिट्टी के समोसे खाते ही लोग भाग भाग कर तुम्हारे यहाँ और मांगने आएंगे। लल्लन ने ठीक वैसा ही किया। उस जगह की मिट्टी को लेकर वो अपने घर आ गया और सारी बातें अपनी बीवी सोमलता को बताई। मिट्टी का समोसा? ये क्या है जी? इसे तो मैं भी बनाना चाहूंगी। तो फिर देर किस बात की? इस जादुई मिट्टी से जादुई समोसे बना दो। सोमलता ने समोसे में आलू और मसाला भरकर तैयार रख दिए। लल्लन उस मिट्टी को गड्ढे में डालने लगा और वही समोसे को गाड़ कर लकड़ियों में आग लगा दी। आग की तपती आंच में समोसे पकने लगे। उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। खुशबू तो बेहद अच्छी और बेहतरीन आ रही है। ये समोसे बेहद बहुत लाजवाब होंगे। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। जादुई मिट्टी के बने हुए समोसे बहुत ही लजीज थे। उन मिट्टी के समोसे को लेकर लल्लन बेचने निकला। मिट्टी के समोसे ले लो, मिट्टी के समोसे ले लो। मिट्टी के समोसे क्या है भाई? लगता है चलकर खाना ही पड़ेगा। मैं भी जाकर खाऊंगी। मिट्टी के समोसे सुनते ही सब मिट्टी के समोसे खाने के लिए लाइन में लग गए और लल्लन का बहुत ज्यादा धंधा होने लगा। ज्यादा धंधे के चलते नितिन और सोमनाथ को अपनी दुकान बंद करने पड़ी और लल्लन के मिट्टी के जादुई समोसे बहुत ज्यादा चलने लगे और लल्लन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी अम्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने अब्बू के गुजर जाने के बाद बेहद गरीबी की जिंदगी बिता रहा था। वक्त बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अम्मी, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही हमें कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। अम्मी, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम लावारिस हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ अम्मी, सही कहा आपने।
चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बेहद परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे चचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो नाव खरीद के ला और चला। अरे चचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे। खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बयां करता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूँ। तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है, फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके अब्बू की बंजर पड़ी जमीन पर वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर धान उगाने लगता है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की हालत ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? शुक्रिया मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांगकर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ऐसे ही समोसे मुझे रोज बनाकर भिजवा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल लेकर जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी अम्मी को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहने के हिसाब से उसकी अम्मी चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से परोसती है। तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी अम्मी उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना चाहते। सॉरी जनाब, पर आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथों के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाने लगते हैं। वो लोग समोसे खाकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर और समोसे मांगकर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं।
हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ हाँ जरूर सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को मानकर समीर और उसकी अम्मी मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट को सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। अम्मी, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को पसंद आ रहे हैं, और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और खुश होकर और भी समोसे खरीदे। समीर के कहने से उसकी अम्मी और भी डिजाइन से समोसे बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसका मुनाफा बहुत अच्छा होने लगता है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके खानदान के लोग भी उनसे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं। मुंबई शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में शांता की इडली का स्टॉल था। सालों से शांता इस इडली स्टॉल को चलाकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी। अब तो उसकी बेटी रानी भी बड़ी हो चुकी थी और अब माँ बेटी मिलकर इडली फरोख्त किया करते थे। मैडम, एक प्लेट इडली देना, सांबर थोड़ा ज्यादा डालना। हाँ? जी शांता बाजी, मुझे भी एक प्लेट इडली दीजिए। आपकी प्लेट पहले से तैयार है। हर दिन आप मेरी प्लेट पहले से ही तैयार कैसे रखती हैं? मैं दूर से ही आपको देख लेती हूँ। अब तो इतने साल हो गए हैं कि मुझे पता होता है कि आप कब आएंगी। अच्छी बात है, आपकी इडली खाकर मेरा पेट इतना भर जाता है कि रात तक भूख ही नहीं लगती और मैं दिन भर लोगों के घर में काम आराम से कर लेती हूँ। अच्छी बात है। शांता अपने हर पुराने ग्राहक को बांध कर रखती थी। वो सबसे अच्छे से बात करती थी और सभी लोगों को उसकी इडली बेहद पसंद थी। फिर एकाएक उसकी स्टॉल के बगल में 2 और स्टॉल खुल गए। एक स्टॉल में पकौड़े बिकते थे और एक स्टॉल में सैंडविच। इन दोनों को भी यही स्टॉल लगाना था। मुंबई शहर में स्टॉल लगाने को जगह मिल जाए, यही बड़ी बात है। इन दोनों को भी मिल गई और उन्होंने अपना अपना धंधा खोल दिया ना। अच्छी बात ये है कि किसी ने इडली का स्टॉल नहीं खोला। पर अम्मी, इनकी वजह से हमारे ग्राहक भी इनके स्टॉल पर चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ग्राहक बस अपने मन की करते हैं। अगर आज उन्हें मन इडली खाने का है तो वो इडली ही खाएंगे, पर अगर उन्हें पकौड़े खाने हैं तो वो इडली नहीं खाएंगे, समझी? पर जब ये पकौड़े वाला और सैंडविच वाला नहीं था तो हमारा कारोबार कितना अच्छा चल रहा था ना माँ। अब भी अच्छा चलेगा। हमें कुछ नया करने की जरूरत है बेटा। आजकल नौजवानों को वैसे भी इडली ज्यादा पसंद नहीं है। हमें कुछ ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो नौजवानों को पसंद आए। अम्मी, मैगी बेचते हैं। वो तो बगल वाली गली में बिकती ही है। क्यों बेफिजूल में उस गरीब का धंधा छीनना है हमें? पर अम्मी, मैगी से ज्यादा कोई चीज नहीं बिकती। कुछ ना कुछ तो होगी ही, या ऐसा कुछ जिससे हम साधारण इडली को कुछ नया कर दें। वेजिटेबल इडली, रवा इडली, ये सब तो हम बेचते ही हैं अम्मी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? तुमने अभी अभी कहा ना मैगी बहुत चलती है, तो क्यों ना हम मैगी को इडली में मिला दें? मतलब मैगी इडली? हाँ, वजह फरमाया। पता नहीं जायका कैसा होगा, पर सोचकर तो अच्छा लग रहा है। एक बार बना कर देखते हैं अम्मी। ठीक है।
रानी एक मैगी का पैकेट ले आई और उसने मैगी बनाई और फिर अपने इडली के सांचे में थोड़ा सा इडली का आटा डाला और ऊपर ढेर सारी मैगी डाली। ऐसे करके उसने पूरा सांचा भर दिया और गैस जला दी। फिर दोनों माँ बेटी बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैगी इडली के तैयार होने की। लगभग 7 मिनट बाद रानी ने डिब्बा खोला। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जायका भी अच्छा ही होगा। रानी ने वो मैगी इडली निकाली और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर वो इडली खाने लगे। है तो बहुत ही जायकेदार, लेकिन इस इडली को हमें लोगों को चखाना होगा। ये नई चीज है, कोई खुद से खाएगा नहीं। तो क्या करें? एक काम करते हैं, हर प्लेट इडली पर एक मैगी इडली फ्री दे देंगे। फ्री वाली इडली चखकर लोग मैगी इडली जरूर ऑर्डर करेंगे। हाँ, ये अच्छा है। रानी ने और मैगी बनाई और उससे मैगी इडली बनाने लगी। कुछ वक्त बीता, वही ज़ईफा खातून आई। शांता ने रोज की तरह उसकी इडली की प्लेट लगाई और आज उसमें एक मैगी इडली भी रख दी। ये क्या नया है? ये मैगी इडली है। आज हम ये हर प्लेट में एक इडली फ्री दे रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। उस ज़ईफा खातून ने मैगी इडली खाई और उसे वो पसंद आई। वाह, ये तो अलग है और जायकेदार भी। कुछ और लोगों ने इडली ऑर्डर की और सभी के प्लेट में एक एक मैगी इडली फ्री में डाल दी गई। ये नई इडली तो कमाल है चाची जान। मैगी इडली तो मैं हर रोज खा सकती हूँ। शांता सही थी। नौजवानों को मैगी इडली बहुत पसंद आ रही थी। मुझे एक प्लेट और मैगी इडली देना चाची जान। मुझे भी। मैगी इडली के ऑर्डर्स आने लगे। रानी खुशी खुशी मैगी इडली बनाने लगी। सभी लोगों को ये नई प्रकार की इडली बहुत पसंद आ रही थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग मैगी इडली खाने आ रहे थे। शाम तक शांता के स्टॉल के बाहर ग्राहकों का हुजूम लग गया। दोनों माँ बेटी धड़ाधड़ मैगी इडली बनाने लगी और ग्राहक खाने लगे। शाम को जब रानी ने स्टॉल बंद किया, अम्मी, आज तो बहुत थक गई। अब ऐसी भीड़ की रोज आदत डाल ले, अब ये भीड़ कम नहीं होगी। अम्मी, मुझे नहीं लगा था कि मैगी इडली लोगों को इतनी पसंद आएगी। मुझे यकीन था, क्योंकि मैगी सबको पसंद है और हमने इडली में मैगी बनाई। ये नई चीज है। हाँ अम्मी। दोनों माँ बेटी थक कर घर चले गए। अगली सुबह उनके आने से पहले ही ग्राहकों का हुजूम लगा था। रानी और शांता दोनों हैरान थे। वो दोनों दिन भर मैगी इडली बनाती गईं और ग्राहक खाते गए। शांता ने कुछ और लोगों को काम पर रख लिया। ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही महीनों में शांता ने अपना खुद का होटल खोल लिया, मैगी इडली हाउस। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो पाएगा। हमारा मैगी इडली का आइडिया तो काम कर गया और हमारी मेहनत भी। हाँ अम्मी। शांता का ये मैगी इडली हाउस एक कॉलेज के पास खुला था और कॉलेज के सारे नौजवान मैगी इडली खाने वहीं आते थे। शांता और रानी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। 1 साल बाद शांता ने रानी की शादी बड़े ही धूमधाम से की। शांता ने रानी को बड़ा घर और सारी चीजें दी जो वो बचपन से उसे देना चाहती थी। आज शांता खुश थी। आप रो क्यों रही हैं? पगली, ये खुशी के आंसू हैं। तुझे बचपन से ऐशो आराम की चीजें देना चाहती थी, पर तेरे अब्बा के गुजरने के बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अम्मी, आपने बहुत कुछ किया है, आप इतना मत सोचिए। और आखिरकार मैगी इडली की वजह से शांता और रानी को उनकी खुशियां मिल ही गई।